धन्यवाद दीनदयाल जी। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? जी आ रही है। हाँ, सभी को नमस्कार। खासकर नवनिर्वाचित वार्ड सरपंच साहब और साहिबान, डॉक्टर महिपाल साहब, सुंदरलाल जी साहब, निरंजन जी, दीनदयाल जी, निसार जी एवं सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज ये एक अच्छा अवसर है कि हम नवनिर्वाचित सरपंचों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मेरे को दीनदयाल जी ने कहा है कि वार्ड पंच सरपंचों के अधिकार कर्तव्य के ऊपर बातचीत करूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं आपके अधिकार और कर्तव्य बताऊंगा, क्योंकि आप भी आपके आसपास में या जब आप खड़े हुए हैं, काफी अनुभव आपके पास आ गया है चुनाव लड़ने का, सब कुछ और आगे कुछ काम करने का भी। आपने सबने सोच समझ के वार्ड पंच और सरपंच बनना तय किया है। तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास जो कुछ अनुभव है और कुछ जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अनुभव बांटूंगा, और आपके जो कुछ सवाल होंगे उनसे भी मैं सीखूंगा। और भी एक्सपर्ट हैं वहां पर, जिनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जो कुछ मेरे वक्त मेरी बात में कुछ छूटता है तो जरूर वो उसमें जोड़ें और मुझे में रखने का। मेरा इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी अनस्टेबल है, तो मैं अगर वीडियो बीच में बंद करूंगा तो आप मुझे माफ करेंगे। और मैं दीनदयाल जी से चाहूंगा कि आप मुझे स्क्रीन शेयर करने का अधिकार भी देते हैं। जी तो मैं तो सभी नवनिर्वाचित वार्ड पंच सरपंचों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि बातचीत शुरू करेंगे। और क्योंकि सरपंचों के अधिकार संविधान से चलता है और पंचायतें भी संविधान के अंतर्गत, पंचायतों के काम भी वर्णित हैं। और जो 73वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को जो ताकत दी है, और उसी के अंतर्गत वार्ड पंच सरपंच आते हैं। जो कानून की सबसे बड़ी किताब है उस तो जनता का शासन तो है ही, नियम कानून कायदे हैं, उसके आधार पर शासन से भी गवर्नेंस करती है। सरकार है, पंचायतें भी तीसरी स्तर की सरकार है ना। तो सरकार जो भी चलती है वो संविधान के आधार पर चलती है। तो हमारे यहाँ कहते हैं रूल ऑफ लॉ आधार पे चलता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा एक बार हम उसके ऊपर एक नजर डालेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? नहीं सर, अभी ब्लैंक आ रही है। अच्छा, मैं वापस कोशिश करता हूँ। अभी देख पा रहे हैं? अच्छा, क्या हो रहा है, एक मिनट। अच्छा दीनदयाल जी, कुछ प्रॉब्लम है? मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी हो नहीं पा रहा है। जी सर, वो वैसे ही बता दें आप। नहीं, पर ये होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, वो ब्लैंक दिख रही है स्क्रीन। अभी ये आ रहा है कि स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन तो आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पे क्या है वो नहीं दिख रहा है अभी तक। चलिए ऐसे बातों बातों में बता दीजिए। अश्वनी जी।
हेलो अश्विनी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जी जी। अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन नहीं देख पा रहे, आप वैसे ही बता दीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम बातचीत कर रहे थे कि संविधान के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो इसमें मोटे तौर पर जो हमारे अधिकार हैं संविधान में, एक तो समानता का हमारा अधिकार है, यानी हम सब लोग समान हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, लड़का लड़की है ना, तो सभी के अधिकार जो है वो समान रूप से अधिकार है। सभी का एक वोट है। किसी भी अमीर व्यक्ति का के दो वोट नहीं है, या किसी पुरुष के दो वोट नहीं है, सभी के एक वोट है। महिलाओं का भी एक वोट है, पुरुष का भी एक वोट है, अमीर का भी एक वोट है, गरीब का भी एक वोट है। यानी इससे हमारा अधिकार तय होता है वोट से भी। तो ये जो समानता का अधिकार है वो हमें संविधान ने दिया है कि हम सब समान हैं। कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है। इसलिए ये जो अधिकार है वो हमें संविधान से मिला हुआ है। दूसरा जो हमारा अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हम स्वतंत्र हैं अपने लिए निर्णय लेने के लिए और निर्णय करने के लिए। यानी जो भी लोग जो बैठ करके अपनी राय करते हैं, बातचीत करते हैं, वो ये कर सकते हैं। और हम कहीं आ जा सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं, है ना। अगर कोई सरकार कोई ठीक काम नहीं कर रही है तो हम, क्योंकि हमारी चुनी हुई सरकार है इसलिए हम उनको भी कह सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें संविधान से मिला है। और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता हनन हो। तो ये हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर एक और हमें अधिकार मिला है, तीसरा शोषण विरुद्ध अधिकार। हमारा कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता। यानी कि कोई किसी को गुलाम नहीं रख सकता, बंधुआ मजदूर नहीं रख सकता। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध भी अधिकार हमें संविधान से मिला। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है। हम किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, और किसी भी धर्म की हम पूजा कर सकते हैं। ये, और हम चाहे तो हम कोई धर्म बदल भी सकते हैं, लेकिन दबाव से कोई किसी का धर्म नहीं बदल सकता, नहीं बदलवा सकता। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है, हम किसी भी धर्म की पूजा हम कर सकते हैं। पर ये अपना व्यक्तिगत मामला है। ये जो जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो अपने व्यक्ति के हिसाब से, अपने व्यक्तिगत रूप से वो किसी भी देवता की या किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है। यानी एक तरीके से हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। मतलब भाई देश का एक धर्म है, देश सभी धर्मों का, हमारा संविधान सभी धर्मों का आदर करता है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है। फिर संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है। हम कितनी भी शिक्षा ले सकते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको हम आगे रख सकते हैं, तो ये भी हमारा अधिकार है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अगर संविधान में जो अधिकार हमें दिए हैं वो अगर हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष करना, प्रोटेस्ट करना, उसकी आवाज उठाना, ये भी हमारा अधिकार है। तो ये जैसे मैंने कहा था कि भाई देश संविधान से चलता है, तो ये संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं, और इन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों की। हाँ, क्योंकि और पंचायती राज भी 3 स्तर का है, और ये तीसरे स्तर की सरकार है। एक सरकार है जो दिल्ली में बैठी है, केंद्र सरकार। दूसरी सरकार है जो राज्य स्तर पर है, राज्य सरकार है, हमारे जयपुर से हमारा राज्य चलता है। और तीसरी सरकार जो है वो पंचायती राज की सरकार, जिसके 3 अंग है वो आप जानते हैं, या और भी आपको बताया होगा। तो अब उसका जो 3 अंग है, जिला परिषद,
पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अब ये तीनों जो अंग हैं वो भी स्वतंत्र हैं, वो वहां पर चुनकर लोग आए। तो ग्राम पंचायत में भी आप वार्ड पंच और सरपंच चुनकर आए हैं, तो आप अपनी सरकार अपनी पंचायत में बैठ के चलाते हैं। और जो ग्राम सभा है वो सब लोगों की सभा है जो निर्णय करती है, और जो ग्राम पंचायत है यानी आप वार्ड पंच सरपंच बैठ करके जो भी तय किया है ग्राम सभा ने उसको पूरा करने के लिए आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यानी ये जो मूल अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, उसके लिए काम करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की भी है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि आपके सामने इसके ऊपर बातचीत करूं। तो ये हम थोड़ी बात कर रहे थे इसके ऊपर, और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि इनको हम ध्यान में रखें। जब भी हम आगे बात करेंगे वार्ड पंच सरपंचों के अधिकार, तो हम इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि ये हमारे एक तरह से जो मौलिक अधिकार हैं वो ये हैं। तो उनको उनकी पूर्ति या लोग उनका हनन तो नहीं हो रहा है हमारी पंचायत में, इसको देखना पंचायतों का काम है, वो जरूरी है। और वार्ड पंच सरपंच इसके ऊपर भी वो देख सकते हैं। अब 73rd अमेंडमेंट जो है 73वां संविधान संशोधन, वो क्या कहता है? 73वां संविधान संशोधन जो है वो ये कहता है कि ग्राम पंचायतों तक एक तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। यानी जो सत्ता पहले दिल्ली और जयपुर से चलती थी वो उसको अब नीचे उतारा गया है, और ग्राम पंचायत वो सत्ता चलाने का अधिकार दिया है। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, इसलिए ग्राम पंचायतें अपनी पाक्षिक बैठकों में बातचीत करके और अपने वहां पर जिस प्रकार से काम चलाना है उसके लिए आदेश दे सकती है। यानी सरकार का काम ये कि वो आदेश देगी और जो कार्मिक लोग हैं वो उसके आधार पर काम करेंगे। तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जितने भी सरकारी कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। क्योंकि ग्राम पंचायत गवर्नेंस चलाती है, सरकार चलाती है, एक ये गवर्नमेंट है ना। तो ये है कि भाई आप लोग जो वार्ड पंच सरपंच, और पावर अकेले सरपंच के पास नहीं है, पावर अकेले वार्ड पंच के पास नहीं, पावर आपकी सभा में, यानी जो आपकी पाक्षिक बैठक होती है 5 तारीख और 20 तारीख की, उस बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय करना जरूरी है, और निर्णय के होने के बाद में फिर आप उसके ऊपर काम करने के लिए हमारे वहां पर जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, रोजगार, आवास, उसके लिए काम करने वाले जो भी लोग हैं उनको आप फिर काम के बारे में बता सकते हैं कि आप ये करिए। तो ये सरकार का काम है। सरकार आदेश भी निकालती है और सरकार जो है वो काम भी कर रहा है। तो ग्राम पंचायतों को यानी वार्ड पंच सरपंचों को ये सोचना है कि हमें अपनी पंचायत के क्षेत्र की सरकार चलानी। ऊपर की जो सरकारें हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा जो निर्णय लेकर के काम किए जाएंगे, सरकार चलाई जाती है, गवर्नेंस चलाई जाती है, उसमें वो दखल नहीं दे सकते। ये हमारा कानून कहता है। कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी नौकरशाह और कोई जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के निर्णयों में अड़ंगा नहीं लगा सकते। यानी उनको ये नहीं कह सकते कि आपने ये ठीक नहीं किया। अब ग्राम पंचायत क्या करती है? ग्राम सभा का आयोजन करती है। ग्राम सभा में सारे वोटर्स हैं, वोट देने वाले लोग हैं, वो लोग निर्णय करते हैं। कोई भी अगर निर्णय करवाना है तो निर्णय वो लोग करते हैं, यानी आम सभा हो गई वो। और आम सभा से जो निर्णय होते हैं, ग्राम सभा के जो निर्णय हैं, उनको एग्जीक्यूट क्रियान्वयन करने का काम 5 तारीख और 20 तारीख की सभा के पास, यानी वार्ड सरपंच सभा के पास है। तो वो उस सभा में जो आदेश ग्राम सभा ने दिया है, जो निर्णय उन्होंने लिए हैं, उसके ऊपर वो आगे पूरे अपने कागजी कार्रवाई खाना पूर्ति पूरी करते हैं। पैसा कहाँ से लाना है, क्या करना है, कागज चलाने, या अपने जो कार्मिक लोग हैं
उनको कहना है कि आप ये कर लीजिए, इस तरीके से काम कर लीजिए। तो ये पूरा काम जो है वो ग्राम पंचायतों को करना है। तो ये त्यों संविधान संशोधन ने कहा है कि भाई ये पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, और निर्णयों का विकेंद्रीकरण भी है और पैसों का विकेंद्रीकरण भी है। निसार भाई आगे बताएंगे कि किस तरीके से ग्राम पंचायत को सरकार के द्वारा पैसे भी आवंटित किए जाए। केंद्र सरकार भी पैसा देती है, राज्य सरकार भी पैसा देती है, पंचायतें खुद भी पैसा जो है वो निजी आय बनाती है। तो वो पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन क्योंकि पंचायतें खुद निर्णय करती है और अपने पास जो पैसा है, और जो बाहर से आया वो भी पैसा पंचायत का ही होता है, उसको फिर वो एग्जीक्यूट करती है। अब साल भर का प्लान भी बनाती है, जैसे आप जानते हैं जीपीडीपी बनाती है। तो क्योंकि बिना किसी योजना के कोई काम नहीं हो सकते, तो एक ये जो ग्राम पंचायत है उसको एक संस्थागत रूप से आगे ले जाना जरूरी है, एक संगठनात्मक तरीके से आगे ले जाना जरूरी है। यानी हमें कम से कम 5 साल का हम एक प्लान बना दें। हम ये देखें कि भाई 5 साल में हम क्या क्या देखना चाहते हैं हमारी पंचायत में। कितने स्कूल होंगे, कितने, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होगा, लड़कियों की स्थिति क्या होगी, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, आवास की स्थिति क्या होगी, पर्यावरण की स्थिति क्या होगी, पानी कैसे होगा, ये सारी बातों को सोचना है। और फिर एक एक साल का प्लान बनाओ, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। उस प्लान के आधार पर फिर काम जरूरी। और आजकल तो प्लान ऑनलाइन भी डालने होते हैं। कई सारे काम आप महात्मा गांधी नरेगा से करवाते हैं, और कई सारे काम के लिए आपके पास केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पैसा है, निजी आय का पैसा वो भी है, लेकिन प्लान जरूरी है। अगर प्लान नहीं है तो फिर कोई काम भी नहीं हो सकता है। तो ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। अब हम थोड़ी बातचीत करेंगे आगे। तो ये 73वां संविधान संशोधन ने हमें अधिकार दिए कि हम ग्राम पंचायत को विकेंद्रीकरण के आधार पर चलावे। और जो आरक्षण है, आप सब चुन के आए, महिलाएं आई हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आए हैं, SC ST के लोग हैं वो आए हैं, पहले नहीं आते थे। पर अब ये 73वें संविधान संशोधन ने हमें ये ताकत दी है। राज्य वित्त आयोग बना दिया है पैसे देने के लिए, और चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग बना दिया, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन ने हमें ये सारे अधिकार दे दिए। अब हम आगे बात करेंगे इसी को, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वार्ड पंच सरपंचों के अधिकार कर्तव्य क्या है। तो पहले मैं सरपंच के अधिकार कर्तव्य के ऊपर बातचीत करूंगा, उसके बाद वार्ड पंचों के अधिकार कर्तव्य के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने का, अगर होता है तो हम उसको, वो सामने होगा और हम बातचीत करेंगे। चलिए, वो भी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा। चलिए हम ऐसे ही बातचीत करेंगे। तो सरपंच के जो मुख्य काम और शक्तियां हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सरपंच एक तरीके से पंचायत का मुखिया है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में आप सरपंच साहब जीत के आए तो वो पंचायत का अध्यक्ष है, एक तरीके से पंचायत के मुखिया है। और गांव के सभी व्यक्तियों को गांव के विकास में सहयोगी बनाना उनकी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है कि सहभागिता ले, गांव के विकास में सभी लोगों को सहयोगी बना दे। ऐसे नहीं है कि भाई सरपंच साहब अकेले निर्णय कर लें या केवल उसमें बात कर लें अपनी पाक्षी बैठक में। ग्राम सभा जो है वहां से हम सब लोगों की भागीदारी ले सकते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी है कि गांव के विकास में
सब लोगों को सहयोगी बनावे। क्या चाहते हैं हम हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, उसके लिए हमें लोगों के साथ बात करना जरूरी काम है कि वो ग्राम सभा बुलाए। ग्राम सभा की बैठकें बुलाने के लिए सरपंच उत्तरदायी हैं और ऐसी बैठकों की वो अध्यक्षता करते हैं। ये धारा 3 में दे रखा है, हमारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम जो है वो ये कहता है, उसकी धारा 3 में ये है कि सरपंच साहब ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे। और उनकी जिम्मेदारी है, आगे की जिम्मेदारी है वो धारा 3 के अनुसार ही है कि वो पंचायत की बैठक हर 15 दिन में बुलाए। हमारे यहाँ राजस्थान में 5 तारीख और 20 तारीख तय कर दी है। तो 5 तारीख और 20 तारीख को अगर किसी सरपंच के किसी सचिव के पास 2 पंचायतें हैं तो वो तय कर लेते हैं, कोई 6 तारीख 21 तारीख या इस तरीके से। लेकिन ये 15 दिन में एक बैठक, पंचायत की बैठक बुलाना है जिसमें वार्ड पंच भाग लेते हैं, खास करके सरपंच उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये ग्राम सभा बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और उसकी भी अध्यक्षता करना। पंचायत के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए वो उत्तरदायी होंगे, यानी जो भी पंचायत का जो रिकॉर्ड है उसको उनको रखना है। धारा 78 के अनुसार सचिव के पास रिकॉर्ड के लिए कार्रवाई रजिस्टर होता है, तो वो कार्रवाई रजिस्टर उनके पास वहाँ होना चाहिए और उसमें कार्रवाई लिखी जाए। तो ये सरपंच साहब की जिम्मेदारी है। फिर पंचायत के वित्तीय और कार्यपाल प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। जो भी पंचायत का जो वित्तीय काम है, जो रुपए पैसे से संबंधित काम है, और उसके लिए वो उत्तरदायी हैं। और मतलब उसका लेखा जोखा होना चाहिए और वो लिखित में होना चाहिए। ये सरपंच साहब की जिम्मेदारी है। पंचायत के कर्मचारियों के कार्य पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी वो करेंगे। जो भी पंचायत स्तर पर कर्मचारी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, आवास, और भी कई लोग वहां पर काम करने वाले हैं, तो उनके लिए जो भी उनकी जो देख रेख करने का काम है वो जिम्मेदारी सरपंच साहब की है, यानी पंचायत की है। प्रशासनिक पर्यवेक्षण जो है वो सरपंच को करना है। पंचायत समिति की जो बैठकें हैं, क्योंकि जो सरपंच साहब है वो वहाँ पर उसमें वो होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो एक्स ऑफिशियो जब वो होते हैं वहाँ पर, तो वो उनको वहाँ भी जाना होता है उसमें मीटिंग में, और जो रिकॉर्ड जो उनके पास है वो रिकॉर्ड सारा पंचायत समिति को भी भिजवाना होता है। समय समय पर वो भेजे, इससे उनसे अपेक्षा जो है वो की जाती है सरपंच साहब से। एक मिनट, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिर रख रखाव संबंधी जो काम है वो सारे काम सरपंच साहब को करने होते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत में जितनी भी सफाई से संबंधित है, सड़कों पर प्रकाश हो, सुरक्षित पेयजल हो, नाली निर्माण एवं सफाई का काम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो अपना राशन वितरण है वो, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, जन्म मृत्यु पंजीकरण, बाढ़, आग, महामारी, राजकीय संपत्ति, ये पाइपलाइन, बिजली के तार आदि को अगर कोई हानि हो रही है तो कलेक्टर को इसकी सूचना पहुंचाना आवश्यक कार्रवाई के लिए। तो ये सारा जो रखरखाव संबंधी काम है वो सरपंच की जिम्मेदारी है कि वो वहां पर इसको देखे। फिर प्रशासनिक काम करना, ये भी सरपंच साहब की जिम्मेदारी है। आबादी क्षेत्र का विकास करे, प्रशासन के अंतर्गत ये भी आएगा। मान लीजिए भाई गांव में आबादी अब बढ़ गई है तो वहाँ की जमीन को आबादी हल्के में कन्वर्ट करवाना है, पटवारी जी के साथ मिलकर के ग्राम सभा का प्रस्ताव लेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये करवाना। तो आबादी क्षेत्र का विकास करे सरपंच साहब। चरागाहों को बंद रखे,
और बंद रखकर नियंत्रित रूप से वो घास की कटाई करावे या नियंत्रित घास और पेड़ों का विकास हो। कोशिश कर सकते हैं भाई कि हमारे पास अगर 20-30 बीघा 50 बीघा है चरनोट, तो आधी उसको रोकेंगे, आधी पे घास गाय वाय चरेगी। तो ये चरागाहों का विकास करने की जिम्मेदारी भी सरपंच साहब की है। आबादी व गोचर भूमियों में अतिक्रमण रोकना, चरनोट में वहां पर कई लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, तो अतिक्रमण रुके उसके लिए नियम 165 दे रखा है। उसको आधार मानते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए वो कार्रवाई कर सकते हैं। निषेधाज्ञा जारी करवा सकते हैं और पंचायत द्वारा जन सुनवाई हेतु तारीख सुनिश्चित कर सकते हैं। अकेले नहीं करें ये काम, मतलब कोई भी काम, लेकिन जो भी काम करना है वो ग्राम सभा में राय लेकर के करें। तो ये भी एक बड़ा काम है। फिर तालाब है, वहां पर नाले हैं, प्राकृतिक संसाधन है, मृत पशुओं की खालें, भूमि के अस्थायी उपयोग, भूमि विक्रय एवं अन्य स्रोत से पंचायत के लिए निजी आय बढ़ाना। तो ये जितने भी संसाधन वहां पर हैं, प्राकृतिक संसाधन है, इसके अलावा भी है, तो उनसे पंचायत की निजी आय कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए प्लान बनाना। फिर विकास संबंधी काम, इसकी भी जिम्मेदारी है। विकास संबंधी काम में क्या है, स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है और भी जो संसाधन है उसका उपयोग करके विकास करना है। जन कल्याण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, यानी एक तरह से लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा है वो उनको मिले, ये काम सरपंच साहब को करना है। सरपंच द्वारा योजना राशि व्यय नहीं की गई, अगर और जो योजना राशि है वो भी सरपंच साहब को व्यय करनी है। और अगर सरपंच वो राशि व्यय नहीं करते हैं तो नियम 33 के अनुसार कलेक्टर एक कमेटी बनाकर उस निर्माण कार्य करवा सकेगा। ये भी एक तरीके से सरपंच साहब को चाहिए कि भाई वो जो भी योजनाएं हैं उसका पूरा काम करा रहे। अगर वो नहीं करवाते हैं तो फिर कलेक्टर उसमें दखल करता है। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जो पोषाहार संबंधी जो काम है वो भी सरपंच साहब का काम है। उसमें मानव के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण होना चाहिए, पशुओं का स्वास्थ्य उसको भी ध्यान में देखना है, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर पोषाहार वितरण है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, ये सब चीजों के ऊपर सरपंच की जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों को देखे। फिर ग्रामीण स्वच्छता की क्रियान्विति करना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है उसकी क्रियान्विति हो, गांव और पंचायत साफ रहे, उसके लिए काम करने की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, विविध प्रकार के काम हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना, आवासीय एक तरीके से भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए योजना तैयार करना, राष्ट्रीय और राज्य के जो राज्य मार्ग हैं उनके ऊपर अगर दुकानें हैं, ढाबे हैं, कोई पेट्रोल पंप हैं, रिपेयर दुकानें हैं, सेवा केंद्र हैं, तो उनके लिए एक तरह से नीलामी कर सकते हैं वो, और उससे भी आय बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण उत्थान केंद्र जो है उनका एकीकृत विकास करना, प्रधान जो सड़कें हैं गांव की उनकी वहां पर सुविधाओं को विकसित करना, ग्रामीण आवास लोगों तक पहुंचाना, जिन लोगों के पास रहने की ठीक से सुविधा नहीं है तो उनको आवास उपलब्ध करवाने की प्लान बनाना, योजनाओं से फायदा दिलवाना, सामुदायिक कार्यों में जन सहयोग जुटाने का काम भी करवाना है। जो भी हम सामुदायिक काम कर रहे हैं अगर तो उसमें जनता का जितना, गांव के लोगों का जितना सहयोग हो सकेगा तो वो काम उतना ही आगे उसका उपयोग अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये जन सहयोग जुटाने की भी जिम्मेदारी सरपंच साहब की है। संपूर्ण साक्षरता के लिए जो अभी तो आरटीई आ गया है, तो आरटीई को लागू करना, सभी जो लड़के लड़कियां हैं उनका नामांकन करवाना, कोई भी लड़का लड़की स्कूल से बाहर नहीं रहे। तो ये फिर जो एसएमसी है, जो एसडीएमसी है, वहाँ की जो कमेटियां हैं स्कूल की, वो कमेटियां ठीक से काम करें उसका ध्यान रखना। मृत्यु भोज, बाल विवाह, महिलाओं पर अत्याचार, ये जो छुआछूत होती है हमारे पंचायतों में उसको रुकवाना, ये सब चीज को
रुकवाने की जिम्मेदारी भी पंचायत की है कि भाई छोटे बच्चों की शादी नहीं हो, मृत्यु भोज नहीं हो, अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये सारे काम जो है वो ग्राम पंचायत को करने हैं। यानी सरपंच साहब की जिम्मेदारी है कि इन सब कामों को भी वो देखें। ऐसा नहीं है भाई कि केवल हमको तो सड़क बनानी है या फिर विकास यानी निर्माण काम करना है। तो ये सारे जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित काम है, समाज को ऊंचा उठाने का जो काम है, वो सारे काम भी सरपंच साहब को करने होते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जो श्रमिक लोग हैं, चयनित परिवार के लोग हैं, और अगर ऐसे लोगों की मुखिया की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उनको बीमे की जो राशि है वो दिलवाना है, सरकार की तरफ से जो पैसा उनके लिए आता है वो उनको दिलवाना है। तो ये सामाजिक सुरक्षा, बीमा क्लेम आदि में सहायता करनी है। अब विकास अधिकारी से संपर्क में रहना है, और जो पेंशन है विकलांगों की, वृद्धावस्था की, वो उनको दिलवानी है, उसको दिलवाने में सहायता करनी है। तो ये काम भी सरपंच साहब के होते हैं। पंचायत निधि का दुरुपयोग नहीं हो उसको रुकवाना है, पारदर्शिता रखनी है, यानी हर 6 महीने में एक बार ऑडिट हो, सोशल ऑडिट हो, तो उसके लिए सरपंच साहब सोशल ऑडिट भी करावे, और जो पैसा है जो भी आता है उसका दुरुपयोग नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, वो रुकवाना है। फिर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे उसके लिए देखरेख करना है, और उसका पूर्णता प्रमाण पत्र जो है वो देना है। पूरा होने के 1 माह के बाद में वो पूर्णता प्रमाण पत्र देना होता है, तो वो भी देना है। नोटिस जारी करना है किसी प्रकार के, पंचायत की अगर कोई वसूली है जो नहीं हो पा रही है तो कुर्की या वारंट भी जारी कर सकते हैं। पंचों की कमेटी उसके लिए बनानी है, और सचिव उसकी पालना करे ये सुनिश्चित करवाना है। और वार्षिक लेखों की ऑडिट भी करवानी है, जो भी अकाउंट है उसकी एक्सटर्नल ऑडिट करवाने की जिम्मेदारी भी पंचायत की है, सरपंच की है। निर्माण काम जो भी है वो करवाने के बाद में जो खर्चा होता है उसकी सूचना बोर्ड पर लगवानी है, क्योंकि RTI जो एक्ट है वो ये कहता है कि भाई जो भी आप स्व मोटो जो खर्चा कर रहे हैं उसका प्रदर्शन वो पंचायत के बाहर लिखवाएं, तो वो भी करना है। और जन कल्याण के जो आवश्यक काम है वो पूरे करने हैं। फिर पंचायत की निजी आय बढ़ाने के लिए सरपंच की जिम्मेदारी है। नियम 34 के अंतर्गत निजी आय बढ़ाने के अधिकार पंचायतों को दे रखे हैं, तो पंचायत सरपंच को निजी आय बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी ग्राम सेवक जी बहुत बहुत